जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आज की इस कक्षा 10 की साइंस क्लास में आपका स्वागत है। तो इस कक्षा 10 की साइंस की क्लास में आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, दर्पण में, जैसे गोलीय दर्पण होते हैं कि गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ पर बनता है, कैसी स्थिति होती है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, ये सारी बातें जानेंगे। किसमें? अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो हमारा चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो उसी में हम टॉपिक जो है हमारे पास, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। तो देखिए आपके सामने स्लाइड ओपन है, आपके सामने स्लाइड ओपन है और इसमें देखिए लिखा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा बिंब, कहां पर जो बिंब जिसको कहा गया है, तो बिंब किसे कहा जाता है? वस्तु को कहा जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, यानी विभिन्न जो अवतल दर्पण में कंडीशन होती है, अवतल दर्पण में कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन होती है। 6 कंडीशन के द्वारा ही प्रतिबिंब बनता है। तो उन्हीं की सारी कंडीशनों को पढ़ना है। पहली कंडीशन क्या होती है? इधर देखो, वस्तु की स्थिति बताई गई है। क्या बताया गया है? वस्तु की स्थिति बताई गई है, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब का आकार है और प्रतिबिंब की प्रकृति, ये बताया गया है। तो ध्यान दो, यदि वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, और अत्यधिक छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। यदि हमें इसका चित्र देखना है तो चित्र में देखिए, पहली कंडीशन पर यदि वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब यहाँ पर बना फोकस पर, बिंदु के आकार का। बात समझ में आई? अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें टकराने के बाद वापसी होती है और ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, बिंदु से साइज के आकार। दूसरी कंडीशन है, यदि वस्तु को ये क्या है? सी क्या है? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र के बाहर यानी अनंत, और इसको कहा जाता है अनंत तथा वक्रता केंद्र, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। देखना चाहेंगे तो चित्र में, यदि आपको देखना है तो चित्र में देख लीजिए ये वाला। दूसरी कंडीशन, अनंत पर जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, देखो यहां पर कोई वक्रता केंद्र होती है। अच्छा, यहां पर देखो ये वक्रता केंद्र है, ये वाली, यहां पर देखो वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। ठीक है, तो जब यहां से ये इधर अनंत रहेगा तो इसके मध्य जब यहाँ पे रखी, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब टकराने के बाद यहाँ पर कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, वस्तु के आकार से छोटा बनता है और वास्तविक और उल्टा, नीचे की ओर बना है तो उल्टा बनता है। चलिए तीसरी कंडीशन में देखेंगे। तीसरी कंडीशन है, जब वक्रता केंद्र पर, सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? प्रतिबिंब कहां पर बनता है दोस्तों? सी पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और बराबर साइज का होता है, समान साइज के। जितनी बड़ी वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। कंडीशन देखना चाहे तो देख भी सकते हैं चित्र में। तीसरा नंबर, ये सी पर है, तो देखो सी पर बना है और सी के उतने ही आकार का बना है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर है, यदि
वस्तु को वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है तो सी से आगे बनता है, अनंत और सी के अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा होना प्रारंभ हो जाता है बनना और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखो चित्र में यदि देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। भाई देखो यहाँ पर ये देखो कहां पर वक्ता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखा गया है, वक्ता केंद्र है और फोकस है, इसके बीच वस्तु को रखा गया है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और इधर अनंत है, इसके मध्य बना है और उल्टा है, वस्तु के आकार से बड़ा बना है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है, अत्यधिक क्या बनते हैं, अत्यधिक बड़ा बनता है और क्या है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आप देखो चित्र यदि देखना चाहे तो देख सकते हैं। पांचवा नंबर में देखिए चित्र है कि 5 नंबर यदि मुख्य फोकस पर होती, मुख्य फोकस पर है वस्तु तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बना कि नहीं, अनंत पर बनता है। चलो यदि छठवीं कंडीशन क्या है, ध्रुव, जो P लिखा है तो क्या P ये ध्रुव है और F यानी फोकस के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तरफ बनता है। और विवर्धित का मतलब क्या होता है, विवर्धित का मतलब बड़ा बनता है, विवर्धित बड़ा वस्तु से काफी बड़ा बनता है और आभासी बनता है और सीधा बनता है। कंडीशन यदि देखना चाहे चित्र में तो देख सकते हैं। सबसे लास्ट वाली कंडीशन ये छठवीं कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब क्या ध्रुव है और इस फोकस के बीच रखा होता है तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार से काफी बड़ा बनता है, ठीक है। तो क्या अवतल दर्पण की सारी कंडीशन हो चुकी है। अब हमें पढ़ना है कि उत्तल दर्पण में क्या बनता है, कैसे बनता है, तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण के यहाँ थोड़ा सा जानते हैं कि उपयोग क्या होता है। अवतल दर्पण के उपयोग बताए गए हैं। सामान्यतः इसका उपयोग टार्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, वाहनों की जो हेडलाइट होती है, जो गाड़ी वाहन होता है तो जो उनकी हेडलाइट होती है उनमें किया जाता है, जो बल्ब होता है। फिर इसके बाद प्रकाश का शक्तिशाली समांतर प्रकाश, ये तो भला अलग बात है, पर हेडलाइट ध्यान रखिए, सर्च लाइट, टार्च, इतना ध्यान रखिएगा। दांत विशेषज्ञ यानी दांत वाले जो डॉक्टर लोग होते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पणों का, ठीक है। मरीजों के दांत जैसे बड़ा करके देखने में किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे के प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए किया जाता है। जैसे कहां पर करते हैं, शेविंग वाली दुकानों में, सैलून की दुकानों में, बाल कटिंग वाली दुकानों में करते हैं, ठीक है। चलिए इतना जानिए केवल 3 उपयोग। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, चलिए उत्तल दर्पण में केवल 2 ही कंडीशन है, आपको पढ़ना 2 ही कंडीशन होती ही है। देखो ये लिखा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति आकार। तो उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब पहला नंबर अनंत पर रखा होता है तो फोकस पर बनता है, फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, मुख्य फोकस पर दर्पण के पीछे तरफ बनता है, ठीक है। अत्यधिक छोटा बनता है यानी बिंदु की आकार का बनता है, आभासी बनता है व सीधा बनता है। दूसरी कंडीशन है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच जब रखी होती है वस्तु तो कहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है ध्रुव तथा यक के बीच और दर्पण के पीछे तरफ बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है तथा सीधा बनता है। दोनों कंडीशन देखना चाहे तो दोनों की कंडीशन भी देख सकते हैं। दोनों की कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन
अनंत पर होता है, कभी वस्तु अनंत पर रखी गई है तो देखो दर्पण के इस पीछे बना, ये दर्पण है इसके पीछे तरफ बना और बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरी कंडीशन में क्या होती है, अनंत पर दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हुई वस्तु, जैसे इधर अनंत है और ये दर्पण है, इसके इधर अनंत है ये, और दर्पण के बीच वस्तु को रख दिया गया तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ मुख्य फोकस होता है और दर्पण होता है, इसके बीच पर बनता है, छोटा बनता है, ठीक है, छोटा बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है। तो क्या उत्तल दर्पण की भी आपने कंडीशन पढ़ ली कि उसमें भी कैसे प्रतिबिंब बनता है। इसका उपयोग जान लेते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। उपयोग देख लीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के भाग को देखता है। क्या देखिए, इनमें क्या होता है, जो ड्राइवर होता है अपने पीछे के, जो साइड शीशा होता है वाहनों में, जो साइड शीशा होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। अब ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा उपयोग क्या, थोड़ा सा मानसिक से सोचिए कि जो अवतल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब को बड़ा दिखाया जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा दिखाया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा दिखाया जाता है। वस्तु बड़ी होती है पर प्रतिबिंब छोटा दिखाया जाता है। जैसे भाई देखो, पीछे वाहन चल रहा है, पीछे कोई आदमी आ रहा है, पीछे कोई गाड़ी आ रही है, तो जो साइड वाला शीशा होता है उसमें छोटी सी उसकी प्रतिबिंब दिखाई देती, यानी बड़ी सी वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। जबकि अवतल दर्पण में वस्तु बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, प्रतिबिंब भी बड़ा छोटा होता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उपयोग आपने पढ़ लिया पहला, मुख्य अक्ष में समांतर दूरियां दर्पण से मापी जाती हैं, ये तो कंडीशन है। अच्छा, गोलीय दर्पण की कंडीशन है। इसके पहले उपयोग, वाहनों में देख सकते हैं, उत्तल दर्पण के लिए प्राथमिकता दी जाती है, सीधा होता है। दूसरा देखो, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में, जो सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी का मतलब जैसे मान लीजिए जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह होते हैं ना, तो इनमें जो बड़ा सा वस्तु होती है उसको छोटा सा करके दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परपाटी क्या है। चिन्ह परपाटी जान जाते हैं तो देखो, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु को हमेशा, जैसे दर्पण है तो वस्तु को हमेशा बाईं तरफ, इधर लेफ्ट साइड ही वस्तु को रखेंगे, ठीक है। इसका प्रतिबिंब जब उत्तल दर्पण होता है तो दाईं तरफ बनता है, जबकि अवतल दर्पण में इधर बनता है, और एक लास्ट वाली कंडीशन का दाईं तरफ बनता है। फिर इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां मापी जाती है। जो मुख्य अक्ष होता है इसी के समांतर सारी दूरियां मापी जाती है। जैसे मुख्य अक्ष हो गया तो यहाँ से ऐसे ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से फोकस दूरी, यहाँ से फोकस होता तो फोकस दूरी हो गई, वक्ता केंद्र होता तो यहाँ से वक्ता त्रिज्या हो गई, ये सब मापी जाती है, ये बताया गया। फिर इसके बाद फिर आगे क्या है, देखो जो माइनस प्लस है तो मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां हमेशा प्लस मापी जाती हैं, ठीक है, और दाईं ओर की तथा ऊपर की ओर हमेशा प्लस मापी जाती है। जबकि बिंदु बाईं ओर हो तो उसे हमेशा माइनस मापना है, ठीक है। मुख्य अक्ष की यदि ऊपर की ओर हो तो भी प्लस मापते हैं, नीचे की ओर हो तो माइनस मापते हैं। सीधी सी बात यह है कि जैसे हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, चतुर्थांश बना दिया। यहां पर क्या होता, मूल बिंदु जिसे ओरिजिन कहा जाता है, 0,0 क्या कहा जाता है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। अब इधर की ओर x होता है और इधर x डैश होता है, इधर ऊपर y होता है, नीचे y डैश होता है। तो जितनी भी दूरियां इधर की ओर मापी जाएंगी, इधर की दूरियां, इधर वाली दूरियां हमेशा प्लस में मापी जाएंगी। तो ये वाला दोनों प्लस हो गया कि ना हो गया, चाहे इधर को चाहे इधर को, ये भी प्लस में हमेशा मापी जाएगी। जबकि बाईं ओर की दूरियां जब मापी जाएगी, बाईं ओर की दूरियां मापी जाएगी तो हमेशा माइनस में मापी जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे की ओर जब दूरी मापी जाएगी तो ये भी हमेशा माइनस मापी जाएगी। तो यदि दाएं ओर मापना है या ऊपर मापना है तो प्लस में, बाईं ओर मापना है
हाँ, यदि दाएं ओर मापना है और ऊपर मापना है तो प्लस में, बाएं ओर मापना है नीचे मापना है तो माइनस में दिया जाता है दूरियां, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें देखिए बता दिया गया कि कहां से कौन सी दूरियां मापी जाएंगी। जैसे ऊपर की ओर दूरियां तो प्लस में, नीचे की ओर दूरियां तो माइनस में, ठीक है, ये बता दिया गया। इधर की ओर दूरियां तो प्लस में और इस तरफ की दूरियां है तो माइनस में मापी जाएंगी। फिर इसके बाद कंडीशन क्या है, बिंब की दूरी हमेशा वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। जो वस्तु की दूरी होती है तो क्या दोस्तों होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। इसके बाद अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f का मान होता है तो हमेशा ऋणात्मक होता है, और u का मान जो होता है तो दोनों के लिए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की, ये कंडीशन। नेक्स्ट है, अब इसमें ये जो दर्पण सूत्र आपको बताया गया है, देखो हाई स्कूल में पहले जो है ये दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए आता था, पर अब सिद्ध इसका निगमन नहीं आता, केवल सूत्र पूछा जाता है और इससे सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दर्पण सूत्र दिया गया है जिसमें जो b है तो क्या है, b है प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है वस्तु की दूरी है, और f क्या है फोकस दूरी है। आवर्धन, आवर्धन क्षमता क्या होती है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। यानी सीधी सी बात कहे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, सीधी सी बात कहे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई, बटे क्या है वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, आवर्धन होता है। क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ पर ऊंचाई लेना तो h ले सकते हैं और नीचे भी h ले सकते हैं, पर h1 h2 होता है, यहाँ पे माइनस लगा लें, यहाँ पे माइनस होता है। आवर्धन m बराबर, या तो इसी का सूत्र एक होता है, m बराबर मान सकते हैं कि इसको i बटा o लिख सकते हैं, माइनस ऐसा लिख सकते हैं, या तो m बराबर होता है, देखिए यहाँ प्लस होता है इसमें, और इसमें b बटा होता है u, ये एक फार्मूला होता है। m बराबर होता है i बटा o, m बराबर होता है माइनस b बटा u। अब जब इन्हीं दोनों को हम एक साथ लिखना चाहेंगे, एक साथ, इसको i बटा o बराबर माइनस का b बटा u, ये फार्मूला तैयार हो जाता है। ठीक है, शायद आगे फार्मूला दिया हुआ, ये देखिए फार्मूला दिया गया आपके सामने, माइनस का b बटा u। ठीक है, जो m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की वास्तविक के लिए, ठीक है, यदि n का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। n का मान यदि m का मान यदि ऋणात्मक आया तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर भी यही फार्मूला बताए गए हैं, इसी दर्पण के बारे में बताया गया है, आवर्धन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से कुछ आपके लिए क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको घर पे सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। जो आपने पढ़ा है समतल दर्पण के बारे में लिखना है, वास्तविक प्रतिबिंब बताना है, ये सारे जो है सारी बातें बताना है। ठीक है, तो हमने जो है इसमें अपने प्रकाश का पूरा परावर्तन कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास होगी जो, तो प्रकाश की अपवर्तन की होगी, उसको देखना ना भूलिए, और जबरदस्त पूरा स्लाइड से एकदम बेस्ट तरीके से बताया जाएगा। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से मेहनत करना है। फरवरी में एग्जाम आ रहे हैं, आपको अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे परसेंटेज लाना है। और हमें क्या चाहिए, हमें केवल परसेंटेज यदि आपका अच्छा आ जाएगा, हमारा थोड़ा सा नाम रोशन होगा। थोड़ा सा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के दोस्तों जय हिंद।